हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइज़र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जहां पे आप 20 से लेकर के 40% तक का प्रॉफिट बना सकते हैं विद इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ और मैक्सिमम 1 ईयर। ओके, कंपनी का नाम है सुंदरम फास्टनर। ओके, सुंदरम फास्टनर लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये एक इंडियन ऑटो एंसिलरी कंपनी है टीवीएस ग्रुप की, जो कि ऑटोमोबाइल्स एंड एविएशन कंपनी के लिए नट बोल्ट एंड फास्टनर बनाने का काम करती है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इस कंपनी के बारे में। ओके, ये कंपनी जो है 1966 से फंक्शनल है, लगभग इसे 50 साल ज़्यादा हो चुका है। ओके, और टीवीएस ग्रुप की है। टीवीएस ग्रुप आपको पता ही होगा, टू व्हीलर कंपनी है, इंडिया में काफ़ी फेमस। ओके, तो उस ग्रुप की कंपनी है। इसका मतलब क्या है, जो प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है। चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इंडिया की है। ओके, अब अगर आप इसका वेबसाइट चेक करें, sundaram.com इस वेबसाइट का नाम है। अगर इसका वेबसाइट चेक करें और वेबसाइट पे हम अगर प्रोडक्ट देखते हैं, ओके, तो प्रोडक्ट देखकर ये प्रोडक्ट है इसके, ये हाई टेंसाइल फास्टनर्स, ये नट बोल्ट्स वगैरह। ओके, तो अगर आप इसका प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट देखकर आप समझ जाएंगे दैट अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से, उससे इस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि गाड़ी चाहे बैटरी से चले या पेट्रोल डीजल से, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उससे इस कंपनी को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये कंपनी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाती है जिसका इस्तेमाल दोनों तरह की गाड़ियों में होने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या नॉर्मल जो भी चल रहा है पेट्रोल डीजल वाला वो हो, कोई भी हो, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, उन सभी में इस्तेमाल होने वाला है। ओके, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई डिसरप्शन नहीं आ सकता। इसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका ज़रूरत दोनों तरह की कंपनी को होने वाला है और ये लगातार होता रहेगा। ओके, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक जो है एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप लगभग 18-19 हज़ार के आसपास है। ओके, अगर हम प्रीवियस रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 3 मंथ्स में इसमें रिटर्न जो है लगभग 8% का आया है। अगर लास्ट 6 मंथ्स की बात करेंगे तो 18% का। अगर एक साल की बात करें तो 100% ज़्यादा रिटर्न है, मतलब पैसा डबल कर चुका है पिछले एक साल के अंदर। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें, पिछले 5 साल की बात करें, तो लास्ट 5 ईयर्स में भी रिटर्न जो है 25% के आसपास का है। मतलब ये लॉन्ग टर्म में भी इसने पैसे जो हैं इन्वेस्टर्स के अच्छे खासे बनाए हैं। ओके, ग्रेट। अब अगर हम कंपनी के थोड़े कंपटीशन के बारे में बात करें, कुछ पीयर्स के बारे में बात करें, तो अगर आप कंपनी के पीयर्स के बारे में बात करेंगे तो इस इंडस्ट्री में, फास्टनर इंडस्ट्री के अंदर 4 ही कंपनी है जो लिस्टेड है NSE एंड BSE के ऊपर। पहली है सुंदरम फास्टनर, स्टर्लिंग टूल्स, ये एक और कंपनी है। ओके, एंड ये 4 कंपनीज है। बट अगर आप इन चारों में कंपैरिजन करेंगे तो 2 का पी रेशियो भी नजर नहीं आ रहा। रीज़न क्या है, पी रेशियो उसका होता है उसमें जो प्रॉफिटेबल होती है कंपनियाँ, प्राइस टू अर्निंग। जो लास्ट की 2 कंपनियाँ वो प्रॉफिटेबल भी नहीं है और उनका मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, 46 करोड़ का, मतलब मिनी से भी छोटा, माइक्रो कैप बोल सकते हो आप। तो इन पर मैं ध्यान भी नहीं देना। अगर कोई इसका कंपैरिजन है किसी से तो वो है स्टर्लिंग टूल से। उसका पी थोड़ा कम है, सस्ता है, बट मार्केट कैप जो 1000 करोड़ से कम का है। ओके, इसका जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी अच्छा है। मिड कैप कंपनी, पुरानी कंपनी है, 50 साल ज़्यादा पुरानी कंपनी है, तो ट्रस्टेबल कंपनी से आप बोल सकते हैं। ओके, तो खास बात यह है इस कंपनी के अंदर किसी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मेजर कंपटीशन नहीं है अभी तक जो लिस्टेड हो। ओके, इसलिए इस कंपनी को एक अच्छा भाव मिलता है हमेशा से और मिलता रहा है। अब अगर हम थोड़े प्रॉफिट्स की बात कर लें इस कंपनी में कि प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, तो ये प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट है। ओके, मैं पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं। 2010 में, मार्च 2010 में इस कंपनी की सेल्स थी 1600 करोड़ के आसपास की। मार्च 2021 में जो सेल्स है वो 3600 करोड़ के आसपास की है। और ये है TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। मतलब अगर अभी सितंबर चल रहा है 2021 का, तो पिछले सितंबर से लेकर के इस सितंबर तक, मतलब पिछले 12 महीनों में कितना सेल्स रहा है, तो वो अभी तक का हाईएस्ट है, पिछले 12 महीने की बात करूँ तो मैं। ओके, इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 2010 में देखिए, प्रॉफिट देखिए, 2010 में प्रॉफिट था 48 करोड़, 2021 मार्च के टाइम पे प्रॉफिट था 350 करोड़ का, और अभी पिछले 12 महीने के अंदर प्रॉफिट जो है 500 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जिस तरीके से डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑटो इंडस्ट्री की, सिर्फ चिप शॉर्टेज की वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, बट जो फास्टनर्स होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल एविएशन में भी है। मैंने दिखाया था, बताया था आपको, राइट? आपने प्रोडक्ट देखे थे। विंड मिल, एविएशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में इस्तेमाल होता है।
तो जिस तरीके से इंडिया ग्रोथ कर रही है, तो इस छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की जरूरत हमेशा रहती है। ओके, इसलिए इसका प्रॉफिट हमेशा से बढ़ता रहा है। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 48 करोड़ से लेकर 113 करोड़, 100, फिर कभी कभार ऊपर नीचे रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म राजन पे देखेंगे तो ये कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इसका बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट प्रॉफिट टीटीएम अगर आप देखेंगे पिछले 12 महीने का, तो वो हाईएस्ट है। इतना प्रॉफिट पिछले 12 महीने में कभी नहीं हुआ इस कंपनी को। ओके, इसके अलावा अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, टीटीएम देखिए प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, तो वो इस साल का पिछले 12 महीने का 149% है, बल्कि स्टॉक ने रिटर्न दिया 14% ही है। तो अभी भी स्टॉक के अंदर जितना प्रॉफिट हुआ है, अगर उसको कैप्चर करने, उससे कैच करने की कोशिश करेगा, तो भी एक अच्छा खासा गैप है जिसे प्राइस अचीव कर सकता है आगे को। ओके, अब अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में, कंपनी में किसने इन्वेस्ट किया है उसको जानने की कोशिश करें, तो इसे देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो प्रोमोटर्स है इस कंपनी के, जो ओनर है, उनका जो हिस्सा है लगभग 50% के आसपास का है, वो हमेशा से कांस्टेंट रहा है। हमें इसमें ध्यान देना होता है कि अगर प्रोमोटर बढ़ा रहा है अपनी हिस्सेदारी को तो अच्छी बात है, अगर बराबर है तो भी अच्छी बात है, घटा रहा है तो वहाँ ध्यान देना पड़ता है कि क्या चक्कर है ऐसा। उसके अलावा अगर आप एफआईई की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, तो उन्होंने भी अपने पार्ट को हमेशा से इंक्रीज ही किया है हर क्वार्टर एंड क्वार्टर। ओके, डीआईएस जो है हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो उनका भी बढ़ता ही है मोस्टली टाइम्स। ओके, ग्रेट। अब जब हमने कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर लिए हैं, तो बात करते हैं चार्ट्स की, क्योंकि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर चार्ट अच्छा नहीं है तो उसमें पैसे लगाकर बैठने का कोई फायदा नहीं होता। ओके, हमको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग उसी स्टॉक में करना है जिसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल पैटर्न दोनों स्ट्रांग हो। तो हम चार्ट की बात करेंगे। सुंदरम फास्टनर, ओके, सुंदरम फास्टनर सर्च कर लेते हैं हम। अब इसका हम जो है ना, हम या तो वीकली चार्ट देखेंगे या मंथली चार्ट देखेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, हम स्विंग ट्रेड लेने की बात करें, हम शॉर्ट टर्म 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे, 1 हफ्ते की बात नहीं कर रहे, हो सकता है 3 महीना, 6 महीना या 1 साल की बात कर रहे हैं। ओके, अब अगर हम पहले वीकली चार्ट देखें, ओके, तो पहले हम वीकली से पहले इसका मंथली चार्ट देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देखने की कोशिश करते हैं कि इसने पहले लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके, तो अगर आप स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो 2000 के आसपास, ये 2000 का टाइम है, 2000 के आसपास स्टॉक का प्राइस 50 रुपये था, ट्रेड करता था, और आज का भाव लगभग 900 के आसपास का है। मोर देन 2300% रिटर्न दिया है इसने पिछले 20 सालों के अंदर, 20-22 साल लगा लीजिए आप लगभग। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न होता है। ये स्टॉक जो है ना, इस तरह के स्टॉक चुपचाप इन्वेस्टर्स को कॉन्स्टेंटली रिटर्न देते रहते हैं, और इनकी जो खबर है ना ज़्यादातर टीवी वगैरह पे आती नहीं है। ओके, इन्होंने भी, ये भी मल्टी बैगर हैं, बट आपने नाम सुना होगा टाइटन का, या और भी कई तरह के स्टॉक्स के नाम सुना होगा आपने, क्योंकि वहाँ पे कुछ बड़े नाम स्टॉक के साथ जुड़े होते हैं। बट ये इस तरह की कंपनियाँ जो स्मॉल कैप से अब मिड कैप हो गई है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ सालों बाद ये लार्ज कैप बन जाए, इनका नाम ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलता। ये जब स्टॉक लार्ज कैप बन जाएंगी तब जाके इस पर नज़र पड़ेगी लोगों की, जनरल लोगों की। अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें जरूर इन्वेस्टेड होंगे। ओके, तो अब हमें जो है ना इस तरह के चार्ट्स में ही इन्वेस्टेड रहना होता है, जिसका जो है ज़्यादा नाम ज़्यादातर लोगों में फेमस ना हो, ताकि उसमें क्या होता है, उसमें स्पेकुलेशन बढ़ जाता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उसके अंदर। इस तरह के स्टॉक में एक्टिव नहीं होते हैं। अब इसमें एक खास बात है स्टॉक के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है ना, ये चार्ट अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक खास बात ये है कि इसमें जब कभी रैली आती है तो ये रैली के दौरान 4 से 5 गुना हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप यहाँ देखिए 2014 में भी स्टॉक 50 रुपये के आसपास ही था, और वहाँ से लगभग ये सीधा 200 का हो गया। टाइम कितना लगा, 2014 से लेकर 2015 के आसपास, 1 साल के अंदर पैसा जो हो गया 4 गुना हो गया। उसके अलावा 2016 में अगेन यहाँ पे भी फिर वापस से स्टॉक रुक गया 200 का होने के बाद। वापस 2016 के बाद जुलाई अगस्त के आसपास 200 का स्टॉक वापस से 2018 तक 700 का हो जाता है, 3 गुना। आप देख रहे हैं। उसके बाद वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल आया इसके अंदर, क्योंकि 2018 के बाद से ना ऑटो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल वैसे भी है, थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है ऑटो इंडस्ट्री। आप मारुति को देख लीजिए, टाटा मोटर्स को देख लीजिए। टाटा मोटर्स तो जब से झुंझुनवाला जी ने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद से अच्छा उसने परफॉर्मेंस शुरू किया। उसके अलावा उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी उसमें थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट बढ़ा दिया है, इसलिए आया है। बट अगर आप बाकी इंडस्ट्री को देखेंगे, ऑटो इंडस्ट्री को देखेंगे, 2018 के बाद से थोड़ा सा नीचे ही है हमेशा से वो, तो इसमें वही हुआ था। बट फिर से इसने क्या किया, जो कोविड का क्रैश हुआ उसमें स्टॉक 300 का आ गया था, और 300 से वापस से 900 हो चुका है, वापस से 3 गुना हो चुका है।
ओके, तो इसमें क्या होता है, जब कभी ये रैली में होता है ना, तो 4 से 5 गुना, 3-4 गुना आराम से हो जाता है। ओके, अब इसके अलावा अब अगर मैं एक बार मंथली, ये मंथली कैंडल आपको नजर आ रही है, तो इस पर एक पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट आया था कुछ दिनों पहले, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है इसका अपर रेंज, और इसने जो लो बनाया था वो लगभग था 250 के आसपास का। ओके, और ये है एक राउंडिंग बॉटम, जो मंथली कैंडल पे जिसका ब्रेकआउट आया था फरवरी के महीने में, इसी साल 6-7 महीने पहले आया था ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट है ना, ये जो पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, इसका अगर आप रिजल्ट, इसका अगर आप टारगेट निकालने की कोशिश करें, तो टारगेट पता कैसे निकलता है? इसका टारगेट निकलता है जो इसका ब्रेकआउट लेवल है और जो इसका बॉटम था उसके बीच का जो मार्जिन है ना, उसको आप ब्रेकआउट लेवल पे ऐड कर दो। ये जो गहराई है इस राउंडिंग बॉटम की, अगर इस गहराई को ब्रेकआउट के लेवल पे ऐड कर दोगे तो वो उसका टारगेट बनता है। इसकी गहराई थी लगभग 400 रुपये के आसपास, 650 से 250, 400 का पॉइंट का डिफरेंस है। तो 650 पे अगर मैं 400 ऐड करूँ तो बनता है 1050। तो अभी हमारा, अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो अगले 3 मंथ्स के अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट जो रहेगा वो रहेगा पहला 1050 का, इस पैटर्न के हिसाब से। अब इसके अलावा अगर मैं मंथली कैंडल को हटा करके वीकली कैंडल करता हूँ, ओके, थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो गई है, ये राउंडिंग बॉटम था। ओके, ये ब्रेकआउट आया। अब ब्रेकआउट के बाद, ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। तो क्या हुआ ब्रेकआउट पे? ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर जाता है 800 850 के आसपास, वापस से रिट्रेस करता है, एंड जो ब्रेकआउट लेवल है उसी को रिस्पेक्ट करके वापस से हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, वापस से नीचे आया, एंड वापस से इस हफ्ते दोबारा से, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ना 850 का लेवल 3-4 बार टेस्ट कर चुका था ये, बट इस हफ्ते इसने इसको भी एक ब्रेकआउट दिया है। तो लास्ट वीक एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला है वीकली चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे 2 पैटर्न हैं। पहला, एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है लास्ट वीक, ओके, हायर हाई फॉर्मेशन भी है, साथ ही साथ जो पिछला राउंडिंग बॉटम था उसका टारगेट भी नहीं आया है। तो पहला टारगेट हमारा जो राउंडिंग बॉटम का है वो रहेगा 1050 का, और दूसरा टारगेट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो हम क्या करेंगे, इस पर एक फिबोनाची डालते हैं। ओके, इस पर जरा हम डालते हैं फिबोनाची। टारगेट निकालने का बहुत आसान तरीका रहता है। ओके, तो अगर आप फिबोनाची निकालें तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है ना फिबोनाची पे, वो आ रहा है लगभग 1300 के आसपास का, 1350 के आसपास का। ओके, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा जो शॉर्ट टर्म का रहेगा वो रहेगा 1050 का। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 6 महीने से 1 साल का या उससे ज़्यादा का, 1300 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1300-1350 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है लॉन्ग टर्म में। अब इसमें अगर 2-3 चीज़ें मैं दिखा दी आपको, एक राउंडिंग बॉटम दिखा दिया मैंने आपको, साथ ही साथ अगर जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के, तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखिए। ओके, प्राइस भी ऊपर है, वॉल्यूम ऊपर है, हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी साथ में अगर स्ट्रांग है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे 2 तरह के इन्वेस्टर हो सकते हैं या ट्रेडर हो सकते हैं, जिनका माइंडसेट 2 तरीके का होता है। एक तो एग्रेसिव होता है। ओके, अगर आप एग्रेसिव हैं तो पिछले हफ्ते जो है ना, इसमें पिछले हफ्ते 12% का उछाल आया है, तो हो सकता है थोड़ा सा ये पॉज ले कुछ दिनों तक। बट अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप करंट प्राइस पे भी बाय करके चल सकते हैं। आपका टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा 1050 का और दूसरा 1300 के आसपास का। ओके, बट अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं तो आप क्या कीजिए, अगर 12% का मूव पिछले हफ्ते आया है तो हो सकता है थोड़ा सा डिप ले 50 पॉइंट का। ओके, 800 से लगातार 900 पहुंच गया, हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करें, नीचे आने की कोशिश करें। तो जब डिप मिले ना 850 के आसपास, तो वहां पे आप ऐड कर लीजिए। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो, अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप इसे मंडे मॉर्निंग बाय करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे बाय कीजिए। स्टॉप लॉस में यूज करेंगे हम, स्टॉप लॉस में बता देता हूँ आपको स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। ये 800 का अच्छा सपोर्ट है, पिछले हफ्ते इसने 800 के सपोर्ट लेकर के ही एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया है, अच्छा मूव लिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस जो हमारा मोजू कैंडल बनी है ना, लास्ट वाली ग्रीन वाली कैंडल जो बनी है, इस कैंडल का जो लो है ना 800 के आसपास का है, इसी कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। 800 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर किसी भी हफ्ते 800 के नीचे क्लोजिंग आती है तो आप एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो बने रहिए। टारगेट है 1050 का और 1300 का। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर मोर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आइडियाज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।